हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल पर हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी हिंदी की जो क्लास है ये रोज़ रात्रि 8 बजे आती है। ये यूपीपी के लिए है, उत्तर प्रदेश पुलिस, जिनका एग्ज़ाम होना है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आनी है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हमने स्पेशल टेस्ट सीरीज तैयार की है, जिसे हम रात्रि 8 बजे लेकर आते हैं। आप सभी आइए, हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़िए और बेहतरीन प्रश्नों का जो संकलन हम लेकर आते हैं उनका अभ्यास करिए। तो हमारी टेस्ट सीरीज में कितने प्रश्नों की संख्या रहती है? प्रश्नों की संख्या डेली रहती है 37। हिंदी में पुलिस की परीक्षा में सिर्फ 37 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग आज की टेस्ट सीरीज का आगाज करते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज का आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मृग घास खा रहा है। मृग घास खा रहा है, तो मृग घास खा ली। मृग शावक घास खा रहा है। मृग शावक घास खा रहा है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसी तरह आप बेहतरीन तरीके से अभ्यास करते रहिए, ये प्रैक्टिस आपके ज़रूर काम आने वाली है। कनफटा इस सामासिक भेद का उदाहरण है। कनफटा में कौन सा समास है? बताइए। तो कनफटा में बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास, कनफटा में बहुव्रीहि समास है। कैसे बहुव्रीहि समास है? तो बता दें, इसका सामासिक विग्रह होता है कान है फटे हुए जिसके, अर्थात नाथों का एक संप्रदाय होता है। एक संप्रदाय होता है नाथ संप्रदाय, उनके कान फटे होते हैं, उन्हें कनफटा कहा जाता है। अर्थात जो तीसरा अर्थ दे बहुव्रीहि समास। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक विग्रह वाला पद है? सामासिक विग्रह वाला पद कौन सा है? जिस पद का समास विग्रह है वो कौन सा है? कार्य में दक्ष। कार्य में दक्ष इसका विग्रह है। कौन सा समास है इसमें? तो इसमें है, कौन सा समास है कार्य में दक्ष? जल्दी से बताइएगा। कार्य में दक्ष कौन सा समास है? इसमें तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास है, याद है ना? अधिकरण में पर तत्पुरुष समास। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा क्या है? विनायक ये क्या है? ये कविता है, कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है। विनायक एक उपन्यास है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, हमेशा एक जैसा रहना के लिए सही लोकोक्ति क्या होगी? एक जैसा रहना, तो एक जैसा रहना के लिए सही लोकोक्ति होगी, सावन हरे न भादो सूखे, सदैव एक जैसी स्थिति में रहना। आगे चलते हैं। और भी अलंकार, और भी लोकोक्ति हैं, जैसे लोकोक्त सावन हरे ना, एक हमेशा एक जैसा रहना, मुँह में राम बगल में छुरी, प्रत्यक्ष में हितकर परोक्ष में हानिकारक, हाथ कंगन को अर्सी क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला छठवां
हमारा अगला प्रश्न है, दो चट्टाने साहित्य अकादमी पाने वाले, दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पाने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। ये जो दो चट्टाने हैं ये किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट पेज, अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 7 से 11 है, अनुच्छेद एक गद्यांश जरूर आएगा जिससे संबंधित 5 प्रश्न होंगे। पढ़िए गद्यांश। गद्यांश को छोड़ना नहीं, अभ्यास करोगे अभी से तब एग्जाम में सही होगा। बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं गद्यांश को, ऐसा नहीं करना है। पढ़िए, विज्ञान और दर्शन दोनों के रास्ते ही मंजिल की तलाश है तलाश करते हैं। यह जरूरी है कि विज्ञान में आधा आस्था की प्रवृत्तियों के लिए कोई जगह नहीं है। विज्ञान में सत्य के साक्षात्व का कोई दावा नहीं चलता। मतलब यह है कि कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता। वह स्वयंभू या स्वयं सिद्ध होने का दावा नहीं कर सकता, लेकिन जब तक वह गलत नहीं साबित हो तब तक वह सच ही माना जाता है। इस प्रकार कोई भी वैज्ञानिक अवधारणा चिन्मय चिरंतन न होकर एक सापेक्ष अवधारणा होती है। वह अपने समय में एक तदर्थ सच्चाई ही बयां करती है। मसलन कई सौ बरस तक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का किला अभेद ही माना जाता रहा। वह एक सच्चाई थी, लेकिन बाद में आइंस्टीन के सिद्धांतों ने तथा क्वांटम फिजिक्स ने उसका खंडन प्रस्तुत किया। इसका मतलब यह नहीं है कि अब न्यूटन का सिद्धांत बेईमानी हो गया। आज भी अंतरिक्ष या ब्रह्मांड संबंधी अध्ययन हो या उपग्रह का प्रक्षेपण, न्यूटन की गतिकी और गुरुत्व का सिद्धांत ही काम में लाए जाते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आगमन को दो तरह से देखा जा सकता है। एक, इसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया, तो इससे न्यूटनवाद में एक नया अध्याय जुड़ा और न्यूटन का सिद्धांत परिष्कृत हो गया। प्रश्नों पर चलते हैं। एग्जाम में जब आपको समझ ना आए तो गद्यांश पढ़ के प्रश्न पढ़िए, फिर से गद्यांश में पहुंच जाइए। क्योंकि यहाँ इतना समय नहीं है। आप यहाँ पे अगर हम आपको ऐसा करते रहेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आपको आंसर बता दूंगा। विज्ञान के संदर्भ में एक असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। ये असत्य है इस गद्यांश के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 8वां है। 8वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किसका कोई भी सिद्धांत आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परम सत्य नहीं होता? किसका सिद्धांत परम सत्य नहीं होता? विज्ञान का अपने आप में परम सत्य नहीं होता गद्यांश के अनुसार। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। गद्यांश से संबंधित कुल प्रश्नों की संख्या 5 है। ये गद्यांश आपके पुलिस के पेपर में आएगा ही आएगा। ऐसा गद्यांश पूछा जाएगा, तो आप इस प्रकार के गद्यांश का अभ्यास करिए।
न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से परिष्कृत हुआ? तो न्यूटन का सिद्धांत क्वांटम फिजिक्स की वजह से, क्वांटम फिजिक्स की वजह से इनका सिद्धांत परिष्कृत हुआ। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग किया जाता है? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का। किसने, अगला प्रश्न है, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? किसने झूठा करार दिया? क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गद्दान से संबंधित प्रश्नों की संख्या समाप्त हो गई। बताइए, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या है? ध्यान रहे, उपसर्ग शब्द के आगे जुड़ता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के पीछे। उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे। तो परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग है? परि उपसर्ग है। दोनों में ही परि उपसर्ग है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि खाली स्थान भरिए। यह कविता लिखी है, यह कविता लिखी है। तो क्या आएगा यहाँ? सबसे उचित विकल्प क्या होगा? यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? जल्दी से बताइए, राम कुमार वर्मा ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो इन्होंने माना है मुल्ला दाऊद को, मुल्ला दाऊद को। ऐसे प्रश्न आपको याद करने ही पड़ेंगे, मुल्ला दाऊद। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, उद्घाटन का संधि विच्छेद बताइए। उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस घाटन। उद्घाटन का संधि विच्छेद है उत प्लस घाटन। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं। निम्न में से सामासिक पद चुनिए। निम्न में से सामासिक पद, ये सामासिक विग्रह है, ये सामासिक विग्रह है, ये सामासिक विग्रह है, लेकिन सामासिक पद कौन सा है? वायु वेग। वायु वेग एक सामासिक पद है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 17। ये क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न, सही वाक्य पहचानिए। पहचानिए। मुझे बहुत आनंद आती है, आनंद आती है नहीं, आनंद आता है, आनंद आता है। मुझे क्या लिखा है यहाँ? मुझे बहुत आनंद आते हैं। यहाँ मिसप्रिंट है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ लिखा है आनंद आते हैं, और जब लिखा हुआ आनंद आते हैं तो ये भी गलत है। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे आनंद बहुत आनंद आता है। तो इसमें सही होगा सी। यहाँ पर है, यहाँ है, तो आनंद आता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, आगे चलते हैं। बताइए, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हमारा अगला क्वेश्चन है,
तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई? तो तेलुगु शब्द की उत्पत्ति हुई है त्रिलिंग से। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? त्रिलिंग से। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश अनुच्छेद किसमें दिया गया है? क्या मतलब है इस प्रश्न का? इस प्रश्न का यह मतलब है कि आपको ये बताना है कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, भारत में जो हाई कोर्ट हैं, उनकी भाषा क्या होनी चाहिए। यह बात किस अनुच्छेद में है? तो यह बात अनुच्छेद 348 में है कि सुप्रीम कोर्ट किस भाषा में अपना निर्णय सुना सकता है, हाई कोर्ट किस भाषा में। सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय को। तो अनुच्छेद 348 सही जवाब होगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कहता है? हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। एक विशिष्ट कृति क्या है? विशिष्ट कृति राम परंपरा के अंदर राम की एक सबसे विशिष्ट कृति है रामचंद्र का। रामचंद्र का विशिष्ट कृति है रामचंद्र का। ये लिखी किसने है? ये रामचंद्र का रीत काल के प्रसिद्ध कवि थे केशव दास। ये केशव दास द्वारा रचित रचना है रामचंद्र का। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? धातु क्या है? ये वो वाली धातु नहीं है केमिस्ट्री वाली। धातु मीन्स क्रिया को ही धातु कहते हैं। क्रिया को संस्कृत भाषा में धातु कहते हैं। हिंदी में ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, क्रिया का मूल रूप क्या है? धातु। तो दो धातुएं जब मिलती हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया। हमारा अगला प्रश्न है, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 23। हमारा 23वां प्रश्न है। 23वां प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया। तभी किसी ने क्या कहा? इन तिलों में तेल नहीं होता। तभी किसी ने क्या कहा? इन तिलों में तेल नहीं होता। मतलब क्या है? किसी ने ये क्यों कह दिया कि इन तिलों में तेल नहीं होता? ये इसलिए कह दिया क्योंकि इन तिलों में तेल का मतलब ये है कंजूसों से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इन तिलों में तेल नहीं है, कंजूसों से आप कुछ मांग नहीं सकते। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गांव के लोगों को कहते हैं। बताइए गांव के लोगों को क्या कहेंगे? ग्रामीण व्यक्ति। गांव के लोगों को ग्रामीण व्यक्ति कहा जाता है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द का एक सा वचन नहीं है? एक सा। बेटा का, काका का, फूफा का, चाचा का, फूफा का। तो किसका एक सा वचन नहीं है? बेटा का नहीं है। बेटा का एक वचन हमेशा एक सा वचन नहीं है। एक सा वचन का मतलब है कि कौन सा शब्द या तो एक वचन में ही रहे या बहुवचन में, उसका वचन परिवर्तन ना हो। तो बेटा का तो हो जाएगा, इसका वचन परिवर्तन हो जाएगा। बेटा का बेटे हो सकता है, लेकिन चाचा का चाचे नहीं होगा, ये एक सा है। फूफा का फूफे नहीं होगा, ये एक सा रहेगा। काका का काके नहीं होगा, ये एक सा रहेगा। लेकिन बेटा का वचन एक सा नहीं है, इसका हो जाएगा बेटे। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 26। राम विलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? बताइए किस वर्ष प्रदान किया गया? 1970 ईस्वी में इनको किया गया।
रामविलास शर्मा कौन थे? ये प्रसिद्ध आलोचक थे, एक निबंधकारक थे, एक विचारक थे। 1970 में इन्हें साहित्य साधना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे, क्रमशः ढूंढना है। पार्वती, पुत्र और पृथ्वी क्रमशः ढूंढो। तो क्या ये है? नहीं, ये वाला है बी ऑप्शन। देखिए, पार्वती, रुद्राणी, पुत्र, नंदन और पृथ्वी का अवनी, ये क्रम से बिल्कुल सही है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? उपसर्ग हमने पहले ही बताया, ये शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे। विज्ञान में वी उपसर्ग लगा है, वी। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है? गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि, वैसे हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा है, सरहपा। लेकिन गणपति चंद्रगुप्त ने किसे माना है? शालिभद्र सूरि को माना है, शालिभद्र सूरि को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बस 7 प्रश्न और बचे हैं। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए जल्दी से। इसमें प्रत्यय होगा ई। ई प्रत्यय है। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे आता है, ई प्रत्यय है। आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बताइए प्रत्येक, प्रत्येक इस शब्द संधि का भेद बताइए। प्रत्येक में कौन सी संधि है? बताइए। तो जहां पर या के से पहले आधा अक्षर आए, ओआ से पहले आधा अक्षर आए, तो लगभग वह संधि यड़ संधि होती है। यहाँ पे सही जवाब है प्रत्येक में यड़ संधि है। यड़ संधि स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। मैं घर जाता हूँ, इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया, क्रिया नहीं पूछी है। क्रिया पूछता तो हो जाता जाता, सहायक क्रिया पूछी है। सहायक क्रिया होगी हूँ, तो इसमें क्या है? सहायक क्रिया हूँ। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र में ये प्रत्यय लगाने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? तो ये प्रत्यय राष्ट्र में लगेगा तो क्या बनेगा? राष्ट्रीय। और कौन सा वाला विकल्प सही होगा? विकल्प सी, राष्ट्रीय। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कार्यालयी पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जाता है? बताइए किनके? ये पत्र संबंधी प्रश्न है। किनके बीच किया जाता है? तो मैं बता दूं, शासकीय अधिकारियों के बीच कार्यालयी पत्र जाता है, शासकीय अधिकारियों के बीच। आइए आगे चलते हैं। हमारे अब प्रश्न 3 प्रश्न और बचे हैं। हम 3 प्रश्नों का और अभ्यास करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास समाप्त होगी। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि ने लिखी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास जी ने लिखी है। बहुत बड़े कवि हुए हैं रैदास। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है। सर्वस्व नहीं, सर्वत्र होना चाहिए। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। हाँ, ये सही हो सकता है। आगे पढ़ते हैं। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाधिक शांति है, ये गलत है। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वाहार शांति है, गलत है। आंसर सही होगा बी, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। हमारे मॉडल, आज के मॉडल पेपर का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में यौगिक शब्द की पहचान करिए। कौन सा यौगिक शब्द है? बताइए। तो यौगिक शब्द
कौन सा है? परमौषधि। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो दो शब्दों से मिलकर बने हों, दो रूढ़ शब्दों से मिलकर बने हो यौगिक शब्द। एक होते हैं यौगिक, एक होता है योग रूढ़। योग रूढ़, तो जितने बहुब्रीहि समास वाले शब्द हैं वो सभी योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे मुरलीधर योग रूढ़ शब्द है, पंकज योग रूढ़ शब्द है। तो आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। हमारी आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ये भी टाइप करिए कि आपके 37 में से कितने प्रश्न हिंदी के सही हुए हैं। ये क्लास हमारी रोज़ रात्रि 8 बजे जारी रहती है। आप हमारे YouTube चैनल पर जुड़िए और हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों का स्पेशली फॉर यूपी पुलिस के लिए अभ्यास करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।